शिक्षण संस्थाएं क्या विधाएं। संभाव्य शिक्षण विधा। तो इसमें संभाव्य शिक्षण विधा ये क्या होता है कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो इस शिक्षण कार्य करते समय हम लोग क्या है कुछ उपकरणों को, कुछ संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग दृश्य और श्रव्य साधन के रूप में, कौन सा है साधन, दृश्य और श्रव्य साधन। दृश्य साधन और श्रव्य साधन। जब हम शिक्षण कार्य करते समय दृश्य अर्थात देखने वाली वस्तुओं के माध्यम से शिक्षण कार्य अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दृश्य साधन। और जैसे श्रव्य साधन, श्रव्य साधन का तात्पर्य होता है जब हम कोई शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय जब हम सुनने के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रव्य साधन। तो शिक्षण में दृश्य और श्रव्य दो साधनों का प्रयोग किया जाता है। संभाव्य क्या है, संभाव्य शिक्षण अर्थात जिन चीजों का संभावित रूप से हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, अर्थात कुछ संभाव्य शिक्षण विधाएं हैं जिसका हम लोग इसका प्रयोग करते समय क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसी के माध्यम से दृश्य साधन और श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य साधन, इन दोनों साधनों के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं। और इन्हीं शिक्षण कार्यों को ही हम क्या कहते हैं, सभी को संभाव्य शिक्षण संस्थाएं क्या है। तो इसमें हमने बताया किसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता किस तरीके से होती है कि अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी अर्थात इन सभी सामग्रियों को या उपकरण को हम लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग क्या है कि जैसे दृश्य साधन कौन कौन से होते हैं, श्रव्य साधन कौन कौन से होते हैं, जिनके माध्यम से क्या इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि हम लोग इससे शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। और कैसे शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं, जो हमारा जैसे उद्देश्य होता है, जिस तरीके का लक्ष्य होगा, उसी के अनुरूप संसाधनों को इकट्ठा किया जाएगा, उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम किसी चीज़ का पहले अध्ययन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो फोकस होता है एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरा निश्चित क्या होता है, समस्या। अर्थात अध्ययन करते समय उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या है, इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें क्या है, उपकल्पना का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, उपकल्पना का प्रयोग करते हैं। उपकल्पना का मतलब ये होता है
कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके संबंध में जो चीज़ें हम धारणा बनाते हैं दिमाग में, और जिस तरीके की विचारधाराएँ मनुष्य करने के लिए प्रयत्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कल्पना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। संग्रहण क्या कहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण और संसाधन होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के पश्चात उसका हम विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो उसके संबंध में हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के पश्चात हम उसका प्रयोग या वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, उसको प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का हम निर्माण करने के लिए सबसे पहले कोई भी काम करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, अपनाई जाती हैं। उसी तरीके से हम शिक्षण कार्य करते हैं, तो शिक्षण कार्य करते समय जब हम कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, तो इसमें हमने बताया कि जब हम कोई शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं तो इस शिक्षण में क्या हमने बताया, शिक्षण जब हम कार्य कोई करते हैं तो इस शिक्षण कार्य करते समय क्या होते हैं, एक शिक्षक होता है। क्या होता है, शिक्षक होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, और इन दोनों के बीच में पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, पाठ्यक्रम। और इन तीनों के बीच में जो अंतःक्रिया कार्य होता है वो शिक्षण होता है। क्या होता है, शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, इसमें अंतःक्रिया होती है। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम इसमें रख सकते हो। जो भी आप लोग लेसन पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग आपका उद्देश्य जिस पर दोनों लोग डिस्कस करना चाहो, पाठ्यक्रम में होता है, विषय वस्तु होता है। तो जो विषय वस्तु है, तो इन तीनों के बीच में हम क्या करते हैं, शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान। क्या है, तकनीकी ज्ञान। और इन तकनीकी ज्ञान में ही संभाव्य शिक्षण आते हैं। क्या आते हैं, हाँ, संभाव्य शिक्षण आते हैं। और इसी संभाव्य शिक्षण में क्या होते हैं, दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, अर्थात जो भी आपका उद्देश्य होगा, जो आपका लक्ष्य होगा, जो आपका विषय वस्तु होगा, उसके संबंध में क्या होगा, हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, संभाव्य शिक्षण। इसकी उपयोगिता क्यों है, इसका महत्व क्यों है, क्योंकि विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी, उनके अंदर तकनीकी ज्ञान का बोध होता है ना, तकनीकी ज्ञानों का बोध होता है। इसमें समय का बचत होता है। क्या होता है, समय का बचत होता है। जैसे आपने रेडियो सुना कि दिल्ली से कोई दुर्घटना हो गई, आपने रेडियो में सुन लिया, आपको तुरंत जानकारी हो गई। अब आप उस समाचार को जानने के लिए आप सोचिए हम जाएं फिर आएं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपका समय बचत हुआ ना, पैसे की भी बचत हुई, है ना। तो समय का भी, पैसे का भी इससे बचत हुआ। अर्थात क्या है, यह हमारे लिए इसलिए उपयोगी है। या क्या है, उपयोगी है। अर्थात इसका महत्व इसीलिए जुड़ा है। ऐसे खोज, आविष्कार और अन्य चीज के जो भी अनुसंधान शोधात्मक कार्य होते हैं, हम लोग दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका महत्व है। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले विभिन्न उपकरणों के संबंध में, विभिन्न समय परिस्थितियों के संबंध में हमको जानकारी देता है, इसलिए इसकी उपयोगिता और महत्व है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो संभाव्य शिक्षण है, यह शिक्षण के लिए उपयोगी। सबसे अगर पूछ लेगा किसकी उपयोगिता, संभाव्य शिक्षण की उपयोगिता,
ठीक है। संभाव्य शिक्षण की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि यह छात्र और अध्यापक के बीच में तकनीकी ज्ञान का समावेश करता है। ठीक है, यह छात्रों को ज्ञान को संवर्धन करता है। परिस्थितियों और समय के अनुरूप आने वाली स्थितियों के अनुरूप क्या है, आपको ज्ञान देता है, आपको उसके अनुरूप समायोजन करने की एक ताकत देता है। ठीक है, तो शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं, आपको शिक्षण में कोई समस्या उत्पन्न हो गई, आप तुरंत देखा, आपने जो भी संसाधन है मोबाइल दिया, आपने गूगल का प्रयोग कर लिया, तो ये भी एक संसाधन हुआ कि नहीं, आपके ज्ञान की पूर्ति हो गई। इसलिए यह क्या है, उपयोगी है। दृश्य और श्रव्य साधन क्या होते हैं, या उपयोगी हैं। जैसे रेडियो में सामान्य उदाहरण एग्जाम्पल है कि क्रिकेट कहीं चल रहा है, पहले तो लोग रेडियो सुनते थे, तो वो लोग सारे आंखों देखा हाल सुनते थे, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है कि आपको क्या है कि इतने दूर रहकर भी आपने वहाँ के सारे चीज़ों को सुन लिया, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं। खेल के संबंधों में भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। शिक्षण सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है कि नहीं, ग्राम सभा में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन सब के संसाधन के बारे में आप लोग क्या है, इन सब संसाधनों से जानकारी प्राप्त करते हैं नहीं? तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो आप जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता है। क्या है इसकी उपयोगिता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, बहुत उपकरण होते हैं। किसमें उपकरण होते हैं, संभाव्य शिक्षण में कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए उपकरण जो होते हैं, जैसे श्याम पट्ट, क्या है, श्याम व्हाइट बोर्ड, अब हम लोग तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो प्राथमिक बच्चा पढ़ने जाता है तो फिर क्या है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड मिलता है ना, ब्लैक बोर्ड मिलता है। हाँ तो ये क्या है, दृश्य साधन है, दृश्य उपकरण है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्रों और अध्यापकों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को इस पर लिख कर अंकित करके पढ़ाया जाता है। तो श्याम पट्ट जो होता है एक मौलिक उपकरण है जो शिक्षण कार्य करते समय इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। श्याम पट्ट के बिना शिक्षण कार्य क्या होता है, अधूरा होता है। श्याम पट्ट अगर कहा जाए कि एक, जैसे कहा जाता है कि परिवार प्रथम पाठशाला होता है ना, उसी तरीके से विद्यालय में जो श्याम पट्ट होता है सबसे मूल उपकरण होता है, सबसे प्रत्यक्ष मूल उपकरण होता है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा कि स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। दृश्य साधन के रूप में यह सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कराया जाता है। इसमें कोई अनुमान का सहारा नहीं लिया जाता है, ये आंखों से, इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन आप करते हैं। तो श्याम पट्ट जो होता है वह मूलभूत उपकरण होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, आप शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का संचय करते हैं और अध्यापक और छात्राओं के बीच में क्या होता है, क्रिया होता है। इससे और जो आप जिस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन अर्थात देख रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, एक होता है इसमें रोलर बोर्ड, क्या होता है, रोलर बोर्ड होता है। तो रोलर बोर्ड देखे हैं आप लोग, क्या है इसमें, रोलर बोर्ड क्या है, हाँ अब देखिए रोलर बोर्ड का भी सहायता किया जाता है। रोलर बोर्ड उसे कहा जाता है, रोलर बोर्ड ऐसे होता है कि यहीं पर टांग दो और उसको क्या कर दो, मोड़, मतलब इसको कहीं पर भी ले जाकर पढ़ाया जा सकता है। रोलर बोर्ड एक क्या है, आधुनिक प्रणाली है। पहले लोग क्या करते थे, पत्तों को बनाते थे,
कपड़ों का बुलाते थे। आज तो अनेक प्रकार के नए तरीके से क्या है बनने लगे हैं। तो रोलर बोर्ड के माध्यम से क्या होता है, कहीं पर भी ले जाकर आसानी से पढ़ाया जा सकता है। श्याम पट्ट को तो अधिकांशतः स्थिर होता है, कहीं कहीं वैकल्पिक व्यवस्था होती है, लेकिन श्याम पट्ट स्थायी होता है। लेकिन जो रोलर बोर्ड होता है वह अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। संभाव्य शिक्षण की उपकरण है रोलर बोर्ड, समझ रहे हैं। इसका प्रयोग करके क्या है किया जाता है, रोलर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रोलर बोर्ड एक मौलिक उपकरण है, जिसके माध्यम से अध्यापक छात्रों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या है स्थानांतरित करके अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न कराया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलर बोर्ड कहते हैं। रोलर बोर्ड की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या है दिन प्रतिदिन लोगों के पास क्या है कि समय का अभाव है। इसलिए क्या है कि उस रोलर बोर्ड को लेकर कहीं पर भी विद्यार्थी को पढ़ाया जा सकता, ठीक है। इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अर्थात यह संभाव्य शिक्षण आधुनिक रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, जिसके माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य आसानी से उपलब्ध कराया जाता है ना। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। किसका अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, और प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है और इस रोलर बोर्ड को प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। उसी तरीके से क्या है हमने बताया चार्ट। जो चार्ट होता है, क्या होता है, चार्ट। चार्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब हम किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय जब किसी चीज का स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष रूप से करना होता है, तो उसके लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट का प्रयोग करने से क्या होता है, इसके विशेषीकरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, विशेषीकरण। विशेषीकरण होता है। क्या होता है, विशेषीकरण होता है। इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। अर्थात अब इसका क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसे कहा जाता है प्रयोग। क्या कहते हैं, प्रयोग या प्रैक्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयोग या प्रैक्टिकल के रूप में इसको कहा जाता है कि इसमें हम चार्ट लेकर उस पे किसी भी चीज के विशेष रूप से फोकस किया जाता है। किसी एक विशेष बिंदु पे फोकस किया जाता है और उस बिंदु के क्या होता है, उसके जो भी अंतर्निहित तथ्य है उसको प्रकटीकरण किया जाता है। अर्थात उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी ग्रहण किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मूल अधिकार के संबंध में या छात्रों के अन्य समस्याग्रस्त बालकों के बारे में अध्ययन करना, महिलाओं के बारे में अध्ययन, किसी योजना के बारे में अध्ययन करना, संधि विच्छेद किसी करना है। अगर कहा जाए कि इसमें क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन तो स्वर संधि का आप चार्ट बना लोगे तो जल्दी याद हो जाता है ना। चार्ट क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनवाया जाता है ताकि बच्चे उस टॉपिक को लेकर विशेष रूप से अध्ययन कर सकें। समझ लेंगे। तो इसलिए क्या है, संधि पढ़ना है, समास करना है। जैसे विद्यालय क्या है, हमने बताया विद्यालय। तो अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो विद्याधन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय होगा। तो अब देखिए इसमें इधर बड़ा है और इधर आकाश सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाता है, कौन सा संधि इसमें लिखते हैं, आकाश सवर्ण दीर्घ। आकाश सवर्ण दीर्घ, आ मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ बड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। तथयो तथा धन एव है ना, पवन पोधन अन। तो अनेक प्रकार की संधियां हैं। आकाश सवर्ण दीर्घ है और ये जो है आवाज सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, है ना।
व्यावा सूत्र उसमें पढ़े होंगे कि किस तरीके से इन मेल होता है, किस तरीके से इसमें संधियाँ होती हैं। और गुण संधि पढ़े होंगे, कौन सी? हाँ, गुण संधि पढ़े होंगे। यण संधि पढ़े होंगे, कौन से? इको यणच। क्या है? इको यणच, इको यणच पढ़े होंगे। तो इक के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या आदेश हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। यण का मतलब क्या होता है? या, रा, ला, हुआ, यण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, विभिन्न प्रकार की संधियां हैं जिसके माध्यम से अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या है? मानचित्र। क्या है? मानचित्र। मानचित्र का प्रणाली बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। जब भारत में वास्को डी गामा भी आया था तो भी मानचित्र देख कर आया है ना। आजकल हम लोग देखते हैं गूगल के माध्यम सारा चीज देख लेते हैं, है ना, तो मैप के माध्यम से। तो ऐसा मानचित्र है, एक बहुत ही आधुनिक या बहुत प्राचीन खोज है, आविष्कार है। इसके माध्यम से हम किसी भी स्थान के संबंध में बहुत आसानी से जान सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, और भी वन अभयारण्य हैं, घास के मैदान हैं, सागर हैं, महासागर हैं। तो इनका आप लोग अध्ययन करते समय मैप के माध्यम से आसानी से समझ जाते हैं। आपको दक्षिण भारत का अध्ययन करना है तो मैप से आसानी से समझ जाओगे। पूर्वी भारत का अध्ययन करना है, पश्चिमी भारत का अध्ययन करना है, मध्य भारत का अध्ययन करना है, तो मानचित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ जाओगे कौन सी नदियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ पर गिरती हैं, इस पर कौन कौन से बांध बने हैं, इस पर कौन कौन से अभयारण्य हैं, इस पर कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से मानचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो संभाव्य शिक्षण की एक महत्वपूर्ण उपकरण है मानचित्र, है ना। तो इस मानचित्र के माध्यम से बहुत आसानी से हम उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जान जाते हैं, और कम समय में पूरे प्राकृतिक अध्ययन के रूप में, पूरे वर्ल्ड के रूप में हम वर्ल्ड का मानचित्र को जानने के लिए वर्ल्ड मानचित्र प्रयोग करेंगे। भारत का मानचित्र के बारे में जानने के लिए हम भारत का मानचित्र, उत्तर प्रदेश का मानचित्र का प्रयोग करने के लिए हम उत्तर प्रदेश का प्रयोग करेंगे। आपने प्रयागराज का अगर अध्ययन करना हो तो प्रयागराज के भी मैप मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमको बहुत आसानी से सारी चीज़ों को प्राप्त हो जाती है मैप मानचित्र के माध्यम से। इससे बच्चों को आसानी से सुगमता हो जाती है किसी स्थान विशेष के संबंध में आने जाने के लिए और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया इसमें चित्र क्या है। चित्र होता है जब ये भी एक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाने वाला उपकरण है, संभाव्य शिक्षण की एक ऐसी विधा जिसमें हम छात्रों को अवलोकन कराते समय, अध्ययन कराते समय प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को दिखाकर किया जाता है कि लिंग और क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अगर बोध कराना होगा तो दोनों हम अलग अलग मानचित्रों को संबोधित दिखाएंगे। तो इससे जो बालक होगा वो बहुत तीव्र गति से क्या हो जाएगा, जान जाएगा। एक वचन बहुवचन याद कराने के लिए एक चित्र दो चित्र करके उसको करने से चित्र के माध्यम से बच्चा क्या हो जाता है, बहुत तीव्र गति से सीखने लगता है और जानने लगता है। आप देखते होंगे जो स्टार्टिंग की बुक इस समय आ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन लोग की बुक में रहता है कि किस तरीके से चित्र को देखकर बच्चे पढ़ते हैं, है ना। चित्र को पढ़ते हैं, उसको चस्पा भी करते हैं और फिर क्या है उसके बारे में अलग से कुछ बनाते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको बोध होता है, ज्ञान होता है। तो चित्र का भी प्रयोग किया जाता है संभाव्य शिक्षण के रूप में, एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम उसके संबंध में गहन अध्ययन करते हैं। समझ रहे तो कहने का मतलब ये मॉडल धीरे धीरे क्या होता है अनेक प्रकार के मॉडल बनवाए जाते हैं। क्या है, हाँ, मॉडल उस पर पेपर पर अनेक प्रकार के मॉडल बनवाए जाते हैं। आज स्लोगन जैसे बना रहे हैं आप,
क्या है, मॉडल पेपर बनाते हैं, स्लोगन बना देते हैं, और आधुनिक रूप से और भी किसी चीज़ का भी आपको प्रेजेंटेशन करना है तो मॉडल के रूप में उसको आप प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आधुनिक गतिविधियों को जानना होता है, आप मॉडल का प्रयोग करते हैं ही नहीं। तो इस तरीके से यह भी एक संभाव्य शिक्षण का उपकरण है जिसके माध्यम से हम आधुनिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, और यह तकनीक के साथ साथ क्या है, इसमें आधुनिक गतिविधियों का भी समावेश कराया जाता है, जिससे क्या है हम लोग उसके संबंध में जानकारी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसकी तो इसी तरीके से क्या है, इसका विभिन्न सहायक साधनों का उपयोग हमने बताया था कि उपयोग जैसे आप लोग को श्याम पट्टी के बारे में बताया गया, श्याम पट्टी की मौलिकता के बारे में, है ना। इसमें क्या होता है, शुद्ध उच्चारण होगा, स्पष्टता होगी, शुद्ध लेखन होगा कि नहीं, तो त्रुटि विहीन कार्य होगा उस पर। इसलिए इसकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। क्या होती है, उपयोगिता होती है। और इस श्याम पट्टी के माध्यम से क्या है, आपका ज्ञान का और क्या है, बोध होता है, और आप उन नवीन चीज़ों को सीख जाते हैं, अर्थात उसमें त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, त्रुटियों की संभावना, और इसमें स्पष्टता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, वैज्ञानिकता आ जाती है, तार्किकता आ जाती है, समस्या का निराकरण भी इसी से क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, किसी अलंकार का अध्ययन करना हो, छंद का अध्ययन करना हो, विभिन्न का संधि समाज का अध्ययन करना हो, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इसका। उसी तरीके से क्या है कि हमने कहा दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे इसमें चित्र है, टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर सुने होंगे, है ना, टेप रिकॉर्डर सुने होंगे, वो भी एक श्रव्य साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ना। उसमें क्या है, कोई भी चीज़ पुराने या कोई भी चीज़ सुनना हो, जानना हो, तो क्या करते हैं, आप उसको श्रव्य साधनों के माध्यम से क्या कर लेते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, और जिसके माध्यम से क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण साधन होती है। तो इसी तरीके से क्या और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सब सारे देख सकते हो। अब देखिए, सहायक के रूप में आप लोग देखते होंगे वीडियो डिस्क, क्या है, वीडियो डिस्क के रूप में भी जो अत्याधुनिक सामग्री है, उत्तर आधुनिकता में प्रयोग किए जाने वाले, पोस्ट मॉडर्निटी में प्रयोग किए जाने वाले, तो इस तरीके से क्या होते हैं, वीडियो डिस्क होते हैं, यानी बना करके उसको क्या है कि दूर कहीं संदेश को भेज सकते हैं। आप लोग देखते कितने रील्स बन रहे हैं, है ना, कितने रील्स बन रहे हैं, ये वीडियो डिस्क का ही प्रयोग है कि अधुनातन के रूप में क्या है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी जानकारी उसमें मिल जाती है। कुछ लोग अपनी अच्छी रील टीचिंग का बनाकर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, अच्छी चीज़ पोस्ट करते हैं, है ना। तो कुछ लोग बहुत अच्छी चीज़, ज्ञान संवर्धन, और फिर क्या है, आपके ज्ञान से आप पुस्तक से संबंधित भी कुछ ज्ञान और तथ्य आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो भी क्या है, तो इसके माध्यम से भी क्या है, आपको प्राप्त होते हैं, वीडियो डिस्क के माध्यम से भी अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब सारी चीज़ तो वीडियो डिस्क और इंटरनेट तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इंटरनेट तो पढ़े ही होंगे। इंटरनेट है, और वीडियो टेक्स्ट, जो आपका वीडियो टेक्स्ट था, उसमें प्रत्यक्ष रूप से छात्रों और अध्यापकों के बीच में क्या होता है, अंतः क्रिया होती है, और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर ज्ञान का अंतःकरण होता है, हम की भावना का विकास होता है, और समूह का निर्माण होता है, जिससे शिक्षण गतिविधियों में क्या होती है, तेजी आती है, और शिक्षण सामग्री को क्या है, विद्युत तरीके से अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न हो जाता है। समझ में नहीं, और लेकिन वीडियो टेक्स्ट की बहुत सारी सीमाएँ भी हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होता है। आप इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट ना कर दीजिए कि आपके मूलभूत संसाधनों, मूलभूत आवश्यकताओं पर नुकसान, अर्थात क्या है, दोष उत्पन्न हो। तो इसके लिए क्या है कि आपको हर चीज़ के लिए समयबद्ध रूप से काम करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं कि आप हर जगह वीडियो टेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए, जब आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों उपकरणों का प्रयोग करिए। आप अगर उसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कर लेने लेंगे तो फिर क्या हो जाता है, वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है और यही आपको जो लाभ पहुंचाने की बात होती है वही आपको क्या होने लगता है, हानि पहुंचाने लगता है, हानि होने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है उसी तरीके से क्या है आप लोग देखते होंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अर्थात क्या है, एक कंप्यूटर का जाल है, नेटवर्क का जाल है ना। तो इसके माध्यम से कि पूरे विश्व का एक वैश्विक ग्लोबल के रूप में जाना जा रहा है कि हमारा पूरा विश्व एक किसके समान हो गया है, विलेज के समान, एक गांव के समान हो गया कि इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से जैसे यहाँ पर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आपके मोबाइल में दिखेगा, उतनी दूर से व्यक्ति आप में क्या वीडियो कॉल करने से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से वहाँ का टीचर आपको पढ़ा रहा है। कहाँ से? आप अमेरिका नहीं जा सकते हैं कि जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल और फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से वहाँ का ज्ञान यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है तो अभी देखिए रिसर्च में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में वहाँ के टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो ये सारी सुविधा नेटवर्क के माध्यम से आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। इंटरनेट के माध्यम से क्या है, मिल जा रहा है। एक अत्याधुनिक प्रणाली है और धीरे धीरे क्या है इसका विकास होता चला जा रहा है। अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक तीव्र रूप से किया जा रहा है। तकनीकी रूप में विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका बहुतायत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, हार्डवेयर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या है ज्ञान को ग्रहण करने में सहूलियत उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है होता है कि आप सीधे ही वहाँ से ज्ञान यहाँ पर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान का बोध हो जाएगा, शोध अनुसंधान भी आपके अंदर प्राप्त हो जाएगा। वहाँ की सारी चीज़ें जो ज्ञान संबंधी है, वहाँ का टीचर कोई भी आपको जो है क्या है अगर शिक्षण कार्य संपन्न करेगा और वहाँ पर आप लाइव जुड़े हुए हैं, आपको उन सारी चीज़ों भी प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं? तो इस तरीके से क्या है इसको प्राप्त किया जा रहा है। और इंटरनेट की विशेषताएं, लाभ, तो इंटरनेट की विशेषताओं के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि इंटरनेट एक संचार प्रणाली है। क्या है? एक आधुनिक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और यह एक तकनीकी उपकरण है जिसके माध्यम से क्या है हम दूर रहकर भी अनेक प्रकार की शिक्षण संबंधी सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं या शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से कार्य करता चला जा रहा है। हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा है। यह किसकी देन है? इंटरनेट की देन है। इंटरनेट के माध्यम से क्या है यह आधुनिक उपकरण के रूप में कार्य संपन्न किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य बहुत तेजी गति से विकास हो रहा है। ठीक है, मल्टीमीडिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्टेस्ट है, इन सभी गतिविधियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आप लोग को उसमें जो लिखने का होगा या तो 20 शब्द होगा या तो 50, तो उसमें थोड़ा सा जब लिखिएगा थोड़ा सा शब्दावली पर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे आ गया इसमें इंटरनेट के लाभ और हानि है ना, लाभ या उपयोगिता है। तो क्या है, इंटरनेट एक आधुनिक उपकरण है या सूचनाओं का जाल है, सिंपल में लिख सकते हैं, या सूचनाओं का आदान प्रदान करता है या एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पर संप्रेषण करता है, जिससे व्यक्ति क्या है व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। और इसके शिक्षण संबंधी सामग्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सेकंड में भी सामग्री पहुंच जाती है। वहाँ के विषय अध्ययन सामग्री आपको पढ़ना है तो अगर वहाँ से कोई भेजा तो 1 सेकंड में आपके पास क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो आप उस चीज़ को क्या है बहुत तीव्र गति से ज्ञान का विकास आपके अंदर हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटरनेट के सभी लाभ है, इसमें सारी सुविधाएं आपको क्या है प्राप्त होती हैं। और फिर क्या है अनेक प्रकार के
सोशल साइट्स और जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से। अब दूसरी से नकारात्मक चीज़ें इसमें हानियाँ पूछ लिया, साइबर क्राइम, साइबर अपराध, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, किसी का आँख खराब हो जा रहा है, किसी का और भी सारे चीज़ हो जा रहा है, और भी अन्य गतिविधियाँ समाप्त हो, किसी को माइग्रेन हो जा रहा है, ज़्यादा देखते हैं तो उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्या, आप लगातार 4-5 घंटा देख लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, इसके जहाँ एक और लाभ है वहाँ दूसरी ओर हानियाँ भी होती दिखाई देती है। ठीक है, आधुनिक शिक्षण अधिगम के रूप में क्या है आधुनिक शिक्षण अधिगम, एक चीज हमने आपको बताया था, जो शिक्षा प्राचीन काल में थी और जो अब है, अब की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है इसमें? हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? हाँ, तो जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा है, क्या है? बाल केंद्रित, इस पर है बाल केंद्रित शिक्षा। और क्या है? सहभागिता है, और क्या है? सहभागिता है। अर्थात आधुनिक काल में जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वह बालक पर केंद्रित है, अर्थात बालक की इच्छानुसार, है ना, बालक के इच्छानुसार, अर्थात बालक का कैसे विकास हो, बालक का विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। और कैसा? सर्वांगीण विकास। कौन सा विकास? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि, क्या है? पोषण। तो इन सारी चीजों के रूप में क्या है, केंद्रित किया जा रहा है। और जो कठोर दंड का प्रावधान था, इसका कठोर जो कठोर दंड था उसको क्या कर दिया गया है? उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हाँ, अब देखिए शिक्षा विद्यालयों में जो पहले दंड दिया जाता था, अब उस तरीके का दंड है ना, अर्थात बालों को समझाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन अब उसको मारा नहीं जाता है बच्चों को। लेकिन पहले के जो होते थे टीचर, अनुशासनहीनता करने पे उसको डंडे भी लगाते थे, है ना, और मारते भी, हाथ से भी मारते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया काफ़ी कम हो गई। हालांकि ये भी बहुत रेयर केस में प्राथमिक स्तर पे है, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? समाप्त होती जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा पर अनुशासनक जो अनुशासन की प्रक्रिया है, उस अनुशासन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब कठोर दंड उनको नहीं दिया जाता है। आधुनिक शिक्षण संपन्न जो है एक प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। कौन सा है? हाँ, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली दिया जा रहा है। कौन सी शिक्षा? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक। और इसमें क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अभी जो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, उसकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर भी ध्यान दिया जा रहा, ताकि क्या है, वह बच्चे अच्छे तरीके से अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है। और इसमें
दिया गया है, क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये सारे चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, है। अनुकरण वाचन जब आप किसी के द्वारा उनके विचारों, तथ्यों और कहे हुए शब्दों का आप क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं? वाचन। वाचन का मतलब होता है कहा गया तथ्य, है ना, कहा गया तथ्य। और शब्दावली, जो कोई चीज़ कहता है, वाच करता है, बोलता है ना। और वही चीज़ जब कोई अनुकरण करता है, प्रेषित करता है ना, मौन वाचन भी होता, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आगे आप लोग को पढ़ा गया होगा, ठीक है।